अब बेटा हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो किडनी में जो हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो किडनी हार्मोन्स के लिहाज से कैसे वर्क करती है। तो किडनी के लिए जो हार्मोन्स रिक्वायर्ड हैं, थ्री इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इन द किडनी फंक्शंस। वन इज द जो एक पहला हार्मोन हम इस जगह पे पढ़ेंगे वो है एडीएच, आर वी कैन से एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन also known as वेसोपेरेसिन हार्मोन है। ये एंटी डायोरेटिक हार्मोन आर आल्सो नोन एज वेसोपेरेसिन कहा जाता है इसको। एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन आर आल्सो नोन एज अ वेसोपेरेसिन। और दूसरा है बेटा जिसको हम नाम देते हैं अल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। और तीसरा जो हार्मोन है वन इज एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन और दूसरा है बेटा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा जो हार्मोन है थर्ड वन वो है पैराथ्रोमोन, पैराथ्रोमोन है, पैराथ्रोमोन है। ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं। वन इज एडीएच, अदर वन इज एल्डोस्टेरोन, थर्ड वन इज पैराथ्रोमोन। ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं या किडनी के काम के लिहाज से ये वर्क करते हैं। तो जो पहला वाला हार्मोन है उसकी तरफ हम चलेंगे। पहले हम उस तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन, सर एक मिनट रुके, लो बता दिया। लिखें। थैंक यू सर। वेलकम। तो इस तरीके से ये तीन इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट पे हम आते हैं। फर्स्ट वन जो किडनी का हार्मोन है, पहला जो किडनी का हार्मोन है उस तरफ अगर हम आए, जो पहला किडनी का हार्मोन है उस तरफ हम अगर आए तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। किडनी हार्मोन्स के लिहाज से अगर हम डिस्कस करें तो उनमें पहला जो हार्मोन है फर्स्ट वन दैट नोन एज एडीएच हार्मोन, जिसको हम एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? वेसोपेरेसिन। दूसरा नाम क्या है इसका? वेसोपेरेसिन। अब देखते जाएं कि किस तरीके से इसका फंक्शन है, किस तरीके से ये एक्टिविटीज कर रहा है। एडीएच हार्मोन एंटी डायोरेटिक हार्मोन को कहते हैं हम, आल्सो नोन एज वेसोपेरेसिन कहा जाता है इसको। और ये वेसोपेरेसिन जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब देखें कि ये कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज फ्रॉम pituitary gland. This is a pituitary gland। एडीएच हार्मोन बेटा ब्रेन के अंदर एक सेल्स का ग्रुप है या ग्लैंड है जिसको हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन बिलो द
थैलेमस कहाँ पे पाया जाता है? एडीएच हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस पार्ट है उसके नीचे पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, उनमें से सिर्फ एक आप इस जगह पे पढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास थर्ड चैप्टर में पिट्यूटरी ग्लैंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच हार्मोन सेक्रेट करता है और ये हार्मोन ब्लड में आता है। ब्लड की मदद से ये मैसेज किडनी के पास आता है और किडनी के लिए ये मैसेज होता है कि अब पानी कितना ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से जो पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है वो किसकी मदद से है? बाय द हेल्प ऑफ एडीएच। ADH hormone is responsible to reabsorb the water. Reabsorption ऑफ वाटर करवाता है। और मैं तो इस तरीके से भी कहता हूँ कि वाटर इज द मेजर क्वांटिटी ऑफ यूरिन, सो इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल with the urine. ADH हार्मोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब क्या है कि अगर ADH हार्मोन की सिक्रिएशन ज्यादा तो आप कह सकते हैं कि यूरिन में वाटर की क्वांटिटी कम होगी। क्या होगा कि अगर ADH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के से जो है ज्यादा सेक्रेट होता है ब्लड में, रिलीज होता है ब्लड में, तो यूरिन में वाटर कम जाएगा, ज्यादा पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ज्यादा पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा और यूरिन में कम जाएगा, इस वजह से यूरिन की क्वांटिटी कम होगी। अगर एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन ज्यादा तो यूरिन की क्वांटिटी कम। अगर यूरिन ज्यादा पास हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन कम हो रही है। एडीएच हार्मोन सर, जी बेटा, एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन कम और ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करती है? एडीएच हार्मोन की मतलब ऐसा क्या सिक्रिएशन, होता है बॉडी में? हाँ, एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन डिपेंड करती है आपके फीडबैक मैकेनिज्म पे कि आपका फीडबैक मैकेनिज्म ब्रेन को क्या मैसेज दे रहा है। अगर आपने पानी कम पिया हुआ है तो एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन ज्यादा होगी ताकि ब्लड के अंदर ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कराया जाए और यूरिन में कम उसको छोड़ा जाए। अगर बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपने 2 गिलास 4 गिलास 8 गिलास पानी के नॉर्मली पिए हुए, मीन्स नॉर्मल जितनी जरूरत है वो रखा जाएगा, इजाफी जो बॉडी से है उसको यूरिन में पास कराया जाएगा। तो मीन्स जब आप पानी की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा रखेंगे तो एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन कम होगी। अगर आप पानी की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम देंगे, पानी कम पिएंगे आप, तो एडीएच की सिक्रिएशन जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? जी बेटा सना पूछें। सर आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, पूछें। सर ये जो ग्लैंड है ये हाइट इंक्रीज में भी हेल्प करता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेक्स में भी काम करता है, मिनिस्टर साइकिल में भी काम करता है, मेच्योरिटी में भी काम करता है ये। और उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो हमारी, इसको मास्टर ग्लैंड वैसे कहते हैं। ओके सर। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है मगर अब नहीं कहते हम, क्योंकि इसकी कुछ एक्टिविटीज किसी और के कंट्रोल में है। तो एडीएच है, इसमें ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी में बच्चे को डिलीवर करने में काम किया जाता है। हाइट के लिहाज से भी काम करता है, मिल्क सिक्रिएशन में भी काम करता है, ग्रोथ में भी काम करता है, बहुत सारे काम है। मगर हम सब पढ़ेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमें एक हार्मोन पढ़ना है जो किडनी में इसका इन्वॉल्व है। हम किडनी पढ़ रहे हैं, हम इस जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कि किडनी के ऊपर कौन कौन से हार्मोन असरअंदाज होते हैं। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो असरअंदाज हो रहा है उसका नाम है एडीएच हार्मोन। और ये एडीएच हार्मोन जो है किडनी के अंदर मैसेज लेके जाता है कि बॉडी को कितना पानी चाहिए। अगर एडीएच हार्मोन की ब्लड के अंदर ज्यादा प्रेजेंस है तो ये किडनी के लिए मैसेज है
कि ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाए, यूरिन में कम पास कराया जाए। और एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन बेटा कुछ और केमिकल्स में भी कंट्रोल होती है। एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन आल्सो इफेक्टेड बाय ड्रग्स effect on ADH secretions। ड्रग इफेक्ट करती हैं एडीएच की सिक्रिएशन को। मीन्स जैसे आप ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं तो आप ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं, तो आप कहते हैं कि खाना कम, पानी ज्यादा चाहिए, क्योंकि पेशाब या यूरिनेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी से ज्यादा हो रहा होता है। या आप चाय या काफी ज्यादा पीते हैं तब भी यूरिनेशन होती है, या उसके बाद बंदा अल्कोहल ड्रिंक करता है तब भी। तो मीन्स हम कहते हैं कि जो दवाइयां हम खाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन को कम करना होता है, ताकि यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो और प्यास ज्यादा लगती है हमें। एडीएच हार्मोन जो है ड्रग की वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कॉफी है, या हम कॉमनली कहते हैं कि कैफीन है, मार्फिन है, और उसके बाद कोकीन है, और नॉर्मली चाय भी हम पीते हैं। और दूसरी चीज बेटा, नॉर्मली हम एंटीबायोटिक मेडिसिन भी खा रहे होते हैं। और एक और चीज जो कॉमनली है वो है स्पेशली अल्कोहल ड्रिंक करते हैं जो लोग। तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज एडीएच सीक्रिएशन। दोबारा समझ लें, ब्लड के अंदर अगर एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन ज्यादा है तो यूरिन में पानी कम छोड़ा जाएगा या रिलीज कराया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड में एब्जॉर्ब कराया जाएगा। जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम उस कंडीशन में होते हैं जब पानी की बॉडी के अंदर कमी होती है, प्यास वाली कंडीशन में, तो उस दौरान बॉडी एडीएच ज्यादा सेक्रेट करती है ताकि यूरिन में कम पास किया जाए, बॉडी को पहले मेंटेन कराया जाए। अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं, पानी की कंसंट्रेशन आप ज्यादा यूज करते हैं, तो उस दौरान एडीएच हार्मोन की सिक्रिएशन कम होती है ताकि आप यूरिन के अंदर इजाफी वाटर को पास आउट कर सकें या रिलीज आउट करवा सकें। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। सर सर ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से किडनी में दर्द क्यों होता है? किडनी तबाह हो जाएगी, किडनीज डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर केमिकल्स अवेलेबल हैं दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर योर बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर इन कोल्ड ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो सॉलिड्स की फॉर्म में, उसके अंदर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शुगर भरी हुई है या ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अदर मिनरल्स एंड मटेरियल्स भरे हुए हैं। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ उसके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। मीन्स आप अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं भी पिए तो आप मरेंगे नहीं, आप परेशान नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। तो आपके मोटापे का राज, आपके ब्लड प्रेशर का राज, आपकी बॉडी के अंदर जो है किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तमाम ये जुमला प्रॉब्लम्स जो हैं दैट आर कंसर्न्ड विद द कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, आप स्मार्ट रहेंगे। जी बेटा। सर जी सर मेरा क्वेश्चन था, अगर इसका जवाब दे दें फिर भले मैं बोलूं। इसके साथ कंसर्न है तो दें, वरना जो है आप मैसेज कर दें। नहीं नहीं नहीं, वो ब्लड के हवाले से है। तो हम दूसरी चीजें पढ़ रहे ब्लड हैं। सर्कुलेशन स्लो क्यों हो जाती है? बेटा वो तो आपका हार्ट बीट पे डिपेंड करता है ना, दो चीजें होती हैं।
एक आपकी हार्ट बीट अच्छा। है, एक आपकी हार्ट बीट है कि पीछे से मशीन जो आपकी काम कर रही है वो कैसे कर रही है। अगर मशीन सही काम कर रही है तो आपका ब्लड प्रेशर कम क्यों होगा? आपकी जो हार्ट डिवाइस है उसका मेन रीजन होता है। और दूसरा होता है जो आप खाने में चीजें खा रहे हैं वो कौन सी हैं, उसके अंदर पानी प्रॉपर क्वांटिटी में है, मिनरल्स प्रॉपरली क्वांटिटी में है, विटामिन प्रॉपरली क्वांटिटी में। तो ये तमाम चीजें अगर कम हैं तो उस लिहाज से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर ज्यादा है तो उस लिहाज से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे नमक ज्यादा खाने से या कम खाने से आपके ऊपर असरअंदाज होती है ये चीज। ब्लड प्रेशर ज्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से कॉमन होती है। आजकल गर्मियां हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन होती है। पानी का ख्याल रखें। अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो पानी नॉर्मल क्वांटिटी में पिएं। जैसे पसीने की कंडीशन हो उस लिहाज से पानी को स्लोली एंड ग्रेजुअली यूटिलाइज करते रहें। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। एक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर हम कोई ड्रग लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट यूरिन आता है, वो इसलिए आता है कि अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पास आउट हो जाए इसलिए। आहिस्ता बात करें ना ताकि मैं समझ पाऊँ क्या कह रही हैं आप। जी। सर अगर हम कोई ड्रग वगैरह जैसे मतलब मेडिसिन वगैरह लेते हैं उसके जी। बाद डायरेक्ट यूरिन पास होता है, तो सर वो इसलिए पास होता है ताकि टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब पास आउट हो टॉक्सिक जाए। सब्सटेंस को, गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है बेटा वो टॉक्सिक हैं। उन टॉक्सिक मटेरियल की टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब इन मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने की जरूरत होती है। तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक क्यों कहता है कि हर 4 घंटे के बाद खाएं, 6 घंटे के बाद खाएं, 12 घंटे के बाद खाएं, 24 घंटे में एक मरतबा खाएं। इसके पीछे जो मेन रीजन होता है बेटा वो यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर उस एंटीबायोटिक मेडिसिन को यूरिन में पास करने की एबिलिटी कितनी है। तो जैसे ही हम ड्रग्स खाते हैं, दवाई पीते हैं, जैसे ही ब्लड में घुलना शुरू होती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू होती है, तो बॉडी कोशिश करती है कि उसको रिमूव आउट कराया जाए, बिकॉज दैट इज अ अनवांटेड मटेरियल। वो गैर जरूरी मटेरियल है, आपकी बॉडी की जरूरत नहीं है वो। तो नंबर 2 पे हम आते हैं। तो 2 नंबर पे हमने लिखा था मेरे ख्याल में एल्डो एस्टीरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन बेटा हमने लिखा था। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम द कैप ऑफ द किडनी। किडनी की जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके लिए हमने डिस्कस भी किया था कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है इधर इस तरीके से। और इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं कि ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड है बेटा ये। किडनी के ऊपर एक स्पेशल ग्लैंड पाया जाता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। इससे भी बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अल्डोस्टेरोन हार्मोन इसी केप ऑफ किडनी से सेक्रेट होता है, जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और इस एड्रीनल ग्लैंड का बेटा मेन फंक्शन है, एड्रीनल ग्लैंड का मेन फंक्शन तो बहुत सारे हैं, मगर इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन है टू मेंटेन सोडियम एंड क्लोराइड आयन। मैं बार बार आपको जो है नेफ्रॉन के अंदर बता रहा था कि सोडियम एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद जो है क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब होंगे। क्यों एब्जॉर्ब होंगे, कब एब्जॉर्ब होंगे? जब ब्लड के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशन ज्यादा होगी तो ये मैसेज होगा नेफ्रॉन के लिए, मैसेज होगा कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम और क्लोराइड को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड या एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का कार्टेक्स वाला पार्ट, वहां से रिलीज होता है। और इसका काम क्या है? मेंटेन सोडियम एंड क्लोराइड इन ब्लड। और इसका मेन फंक्शन अगर आप कह दें तो दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। सोडियम एंड क्लोराइड आयन के ब्लड के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन कितने हो और यूरिन में कितने पास हो,
उसको मेंटेन करने के लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से ब्लड में रिलीज होता है। हार्मोन्स हमेशा ब्लड में रिलीज होते हैं, और ब्लड की मदद से ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जाता है, और नेफ्रॉन से जब जहां जहां से गुजर रहा होता है तो एल्डोस्टेरोन मैसेज दे रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम और क्लोराइड आयंस को ब्लड में एब्जॉर्ब कराया जाए। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस को ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है, और ये ब्लड के अंदर हमारी किडनी के ऊपर मौजूद एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवा रहा होता है ब्लड में। तो इस जगह पे आपके बुक में सोडियम लिखा हुआ है सिर्फ। जब आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे वहां पे एड्रिनल ग्लैंड टॉपिक है, और वहां पे आप एल्डोस्टेरोन पढ़ेंगे तो वहां पे ये दोनों नाम दिए गए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, जाकर देख सकते हैं बाद में। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, दैट इज द पैराथोरोमोन, or we can say parathyroid हार्मोन। बेटा पैराथोरोमोन या पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से। इस जगह पे हमारे पास वो ग्लैंड अवेलेबल है, इस पॉइंट पे, इस जगह पे थायराइड अवेलेबल है, इस जगह पे, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहाँ पे? इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ये जो नेक रीजन है, इस जगह पे थायराइड ग्लैंड अवेलेबल है। और उस थायराइड ग्लैंड के साथ जो है दूसरा ग्लैंड अटैच होता है जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। उस पैराथायराइड ग्लैंड से ये केमिकल रिलीज होता है ब्लड में, और किडनी के लिए ये मैसेज होता है फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड, और इसका मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम into the ब्लड। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाना फिल्ट्रेट से, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाना फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर किसका काम है? पैराथोरोमोन का काम है। 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा, हमेशा याद रखनी है। एक है हमारे पास नंबर 1, that is the ADH hormone that released from the pituitary gland and that is responsible to reabsorb the water। पानी बॉडी में कितना चाहिए, यूरिन में कैसे चाहिए, कितना चाहिए, ADH का कमाल है ये। एंटी मीन्स अगेंस्ट, यूरेट मीन्स यूरिन, यूरिन के अगेंस्ट में हम उस हार्मोन को रिलीज करते हैं, और उसको वेसोपेरेसिन भी कहा जाता है। 3 हम वर्ड यूज करते हैं, ADH सिर्फ भी कहते हैं, एंटी डायोरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और वेसोपेरेसिन भी कहते हैं। ये तीनों हार्मोन्स के लिहाज से इसका नाम है। और दूसरा हमने एल्डोस्टेरोन पढ़ा। एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम और क्लोराइड को ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना। एल्डोस्टेरोन किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और उसका मेन फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। और पैराथोरोमोन हार्मोन जो है दैट रिलीज फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड एट दिस पोजीशन, and this is responsible to reabsorb chloride ion, या हम कहते हैं reabsorb calcium ions। ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर मिनरल्स की फॉर्म में ये रीएब्जॉर्ब करवाता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, भले किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वन बाय वन। सर पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के साथ होता है?
पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के साथ होता है। मैं फिगर बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। हाँ बेटा, ये नॉर्मली जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो पर्टिकुलरली रीएब्जॉर्ब होते हैं। इस जगह पे अगर हम देखें तो इस जगह पे मैं फिगर बना देता हूँ। ये है हमारे पास नेक वाला रीजन। इस नेक वाले रीजन है, ये है नेक वाला रीजन। इस जगह पे ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में ये थायराइड अवेलेबल है। दिस इज नेक या ट्रेकिया, दिस वन इज थायरॉइड ग्लैंड। अब इस थायरॉइड ग्लैंड के साथ इसके लास्ट पॉइंट पे इस जगह पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें अवेलेबल हैं। दिस इज नोन एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। मगर दोनों अलग हैं, थायराइड अलग है, पैराथायराइड अलग है। थायराइड ग्लैंड की अलग एक्टिविटीज हैं, पैराथायराइड की अलग एक्टिविटीज हैं। इस ग्लैंड्स के ऊपर, तमाम ग्लैंड्स जो मैं नाम दे रहा हूँ, इनके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर 3 के अंदर एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ेंगे, पिट्यूटरी भी पढ़ेंगे, थायराइड भी पढ़ेंगे, पैराथायराइड भी पढ़ेंगे, तमाम चीजें जो ग्लैंड्स हैं वो पढ़ेंगे। और दूसरी बच्ची ने क्वेश्चन किया है कि जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक होता है बेटा, उस चीज को ये ऑब्जर्व करवा रहा होता है, बाकी किसी के साथ उसका वास्ता नहीं होता है, क्योंकि ये मैसेज होता है। मैसेज ब्रेन की तरफ से आता है और ब्रेन जो है उस ग्लैंड को बताता है, फिर ग्लैंड वो केमिकल रिलीज करवा के फिर अपने पर्टिकुलर ऑर्गन से काम करवा रहा होता है। अगर इन ग्लैंड्स की हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली वर्क कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम मतलब सर, जी बेटा, सर मतलब सब जो ग्लैंड्स होते हैं वो अलग अलग आयंस को मतलब एब्जॉर्ब कराते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं कराते? देखिए ना, आयंस की जरूरत नहीं है, मींस रीएब्जॉर्प्शन के लिहाज से अलग अलग कर रहे हैं। मगर हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हर ग्लैंड के रिलीज होने वाले हार्मोन का अलग फंक्शन होता है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि एडीएच का अलग फंक्शन है, तो पैराथ्रोमोन का अलग फंक्शन है, एल्डोस्टेरोन का अलग फंक्शन है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। बस सेक्रेटिन हार्मोन होता है पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल की सिक्रिएशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ग्लैंड से केमिकल रिलीज होते हैं और उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये हार्मोन्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इसके साथ रिलेटेड है। अगर हार्मोन्स बेटा कोई भी रिलीज नहीं हो तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होता है, कोई भी हो। जैसे इंसुलिन का हार्मोन रिलीज नहीं होता, देखिए डायबिटीज की पेशेंट हो जाता है बंदा। तो ऐसे कैल्शियम अगर जो है रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो तो यूरिन में पास हो जाएगा। अगर कैल्शियम यूरिन में पास हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां कैसे बनेंगी, हमारे मसल्स वर्क कैसे करेंगे। तो तमाम चीजें जो हैं वो जरूरी होती हैं। तो बॉडी के अंदर जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ज्यादातर प्रॉब्लम होने की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। कैल्शियम प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होते हैं अगर पैराथ्रोमोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा। तो हम आगे आते हैं तो हमारे पास कुछ किडनी डिसऑर्डर्स। जी बेटा। सर पैराथर्मोन भी इसका टेस्ट भी होता है क्या? टेस्ट बिल्कुल होता है, सब चीजों का टेस्ट होता है, क्योंकि ये केमिकल है ना बेटा, ब्लड में मौजूद होता है। अगर कोई भी चीज ब्लड में अवेलेबल है या नहीं है, उसकी सिक्रिएशन को चेक करने के लिए आप उसकी प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं ब्लड में। तो अगर ब्लड के अंदर पैराथ्रोमोन अवेलेबल है, एल्डोस्टेरोन अवेलेबल है, इंसुलिन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। सब चीजों का टेस्ट करते हैं। और किसी ने कुछ पूछा है? बेटा ज्यादा या कम क्वांटिटी जो है वो हार्मोनल मैकेनिज्म के लिहाज से होती रहती है। मीन्स ऐसे नहीं है कि हमारे पास पैराथ्रोमोन सेक्रेट ही नहीं होता। पैराथ्रोमोन रिलीज होता है, कभी बिल्कुल कम रिलीज होता है, कभी ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। मीन्स अगर छोटा सा बच्चा है तो उसको कैल्शियम ज्यादा चाहिए, उसके अंदर ज्यादा सिक्रिएशन होगी।
अगर बड़ा बंदा है तो उसके अंदर सिर्फ मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो उसको में कम जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स की सिक्रिएशंस जो हैं ये मेंटेन करवाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को मैंने पहले ही आपको पढ़ाया, वो है फीडबैक मैकेनिज्म। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि हमारे पास तमाम चीज़ें कंट्रोल में रखी जाती हैं और उस कंट्रोल में रखने के लिए हमारे पास एक सिस्टम पाया जाता है। दैट सिस्टम इज नोन एज फीडबैक सिस्टम। डिसऑर्डर्स हैं, पहले हम डिसऑर्डर को लिस्ट कर देता हूं और उसके ट्रीटमेंट भी हैं। एक है बेटा हमारे पास किडनी स्टोन, वन इज किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है लिथोट्रिप्सी। और नंबर थर्ड है रीनल फेल्यूर, और इस रीनल फेल्यूर के दो ट्रीटमेंट्स हैं। रीनल फेल्यूर का एक है किडनी या रीनल डायलिसिस, और नंबर 5 पे है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बेटा ऑस्मो रेगुलेशन किडनी के अंदर कैसे होता है ये हमने पढ़ा है ना बेटा। हमने पूरा जो पढ़ा है कि कहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे पोटेशियम एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहाँ पे अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो सोल्यूट्स और सॉल्वेंट की मेंटेनेंस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इस तरीके से होता है। अच्छी बात है, याद आ गया। अब हम चलते हैं बेटा किडनी स्टोन्स की तरफ। हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन्स होते कैसे हैं। तो इस जगह पे हम जो है इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिले। अब देखिए बेटा, पहला जो मैकेनिज्म है या प्रॉब्लम है वो है किडनी स्टोन्स। हार्ड स्टोनी डिपोजिशन इन किडनी हो जाती है, हार्ड स्टोनी डिपोजिशन इन किडनी होती है, या यूरेटर भी होती है बेटा हमारे पास, या यूरिनरी ब्लैडर में भी हो जाती है। यूरेटर में भी हो सकती है या यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकती है, कहीं पे भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो स्टोन्स जो है दो टाइप के होते हैं वैसे, एक होता है गाल स्टोन, दूसरा किडनी स्टोन। एक हमारे किडनी सिस्टम के अंदर कहीं पे भी स्टोन हो उसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं, और दूसरा गाल ब्लैडर के अंदर पित्ते में अगर स्टोन हो जाए तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं। स्टोन्स क्या है? हार्ड स्टोनी डिपोजिशन हो जाती है किडनी के अंदर, और उसके कुछ रीजन है बेटा, और इसको कैलक्यूली भी कहते हैं। वैसे हम नॉर्मली किडनी स्टोन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं कि स्टोन से हार्ड स्टोन डिपोजिशन कैलक्यूली, क्योंकि राउंड अबाउट 60 to 65%, 60 to 65 या 60 to 70% जो चांस होता है, राउंड अबाउट 60 to 70% जो किडनी स्टोन का चांस होता है वो ज्यादातर एक केमिकल की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सलेट। किसकी वजह से होता है? ऑक्सलेट की वजह से। ये ऑक्सलेट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से बनता है, हमारी अपनी बॉडी के तोड़ फोड़ से बनता है, हमारे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बनता है। तो ऑक्सलेट जिस जिस बंदे में ज्यादा बनेगा
उसमें किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किडनी स्टोन्स किसी बंदे को जो है, किसी बच्चे को जो है 5 साल, 2 साल, 3 साल की उम्र में हो रहे होते हैं। हम कहते हैं कि इस बंदे ने क्या खाया है, कुछ भी नहीं खाया, उसकी बॉडी के अंदर ये ऑक्सलेट ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो ऑक्सलेट है क्या असल में? ऑक्सलेट is the